वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर। हमारे साथ होते हैं विशाल जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, भारत का जो आत्मनिर्भरता का गोल है उसमें जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, फॉरेन की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन से फ़ायदा हो सकता है हमें। डेफिनेटली। देखो, कोई भी आप कंट्री ले लो जो आज से आपको लगता है 30 40 20 साल पहले पीछे थी और आगे कैसे पहुंची। हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं चाइना। जी। चाइना ने फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट किया, उनके प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया, उनके साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग की और लर्निंग की, और आज वो देखो टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने जा रहे हैं। आप कोरिया को ले लीजिए, उन्होंने यूएस के, जापान के प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया, उनसे सीखा। देश को अगर आगे बढ़ना है तो जो इस वक्त बेस्ट है उनसे सीखना पड़ेगा, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता का इतना आपको ऐसा नैरो डेफिनेशन नहीं देनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना नहीं है और कोलैबोरेशन नहीं करनी है और हेल्प नहीं लेनी है। और आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी नहीं है कि आप इसका मतलब कि पूरी दुनिया से मुंह फेर लोगे जी। इसका मतलब है कि जहां जहां क्रिटिकल एरियाज हैं आप बेस्ट से कोलैबोरेट करोगे, को प्रोड्यूस करोगे, को रिसर्च करोगे, ताकि आप उस लेवल तक पहुंचे और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट आप खुद बना पाए। ठीक है, ये सारी रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर हमारे इंडिया का इस वक्त फोकस होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जब आपने अपने इंजीनियर्स को उस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया, आपके वर्कर्स में उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं है, उस तरह की लर्निंग नहीं है, आपकी फैक्ट्रीज में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, उस तरह की मशीनें नहीं है, तो एक बार तो आपको बेस्ट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट की, जिसके इंपोर्ट पे बैन कर दिया। अब उन्होंने ये किस बेसिस पे किया है? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन करंट अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इंडिया में बन सकते हैं। यहाँ कंपनीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंडिया में ही बनाएं और टेक्नोलॉजी को हमारे साथ शेयर करें। तो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने भी देखना है कि भाई अगर हमें पैसे तभी मिल रहे हैं, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के साथ, इंडिया के पास आज ये पावर है कि इंडिया ग्लोबल कंपनीज के साथ अपनी शर्तों पे कोलैबोरेट कर सकता है। तो आत्मनिर्भरता एक मतलब कि चाहे वो देश हो चाहे वो इंसान हो, अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल होती है। और आत्मनिर्भरता का मतलब अगेन एज ए इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अपनी सॉवरेनिटी गेन कर सकता हूं। मेरे को सांस लेने के लिए भी प्लांट की जरूरत है, बट आत्मनिर्भरता ऐसी, किसी और पे निर्भरता ऐसी ना हो जाए कि जब आप मुश्किल में आए या वो किसी भी टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर बना पाए। ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी दुनिया से कटना है, आपने उनके साथ बिजनेस करना है, उनको सपोर्ट करना है, अपनी टेक्नोलॉजीज उनसे भी शेयर करनी है और इनकरेज करना है कि वो भी की एरियाज में आत्मनिर्भर हो, हम पे डिपेंडेंट वो भी ना हो। तो ये गोल सबके लिए बनाना है हमने। जी सर, आत्मनिर्भरता की बात हुई और अपने आप को सॉवरन करने की बात हुई, तो ईडी के लिए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईडी और अच्छे तरीके से जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो माने जाते हैं, जिन पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके घरों पर रेड भी हो सकती है, उन पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच हो सकती हैं और जितनी भी कार्रवाई बनती है वो जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। देखो, ईडी को ये जो फ्रीडम दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सोच समझ के दी है। देखो, पैसे से देश के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करवाई जा सकती है। पैसे की पावर हम सब जानते हैं जी। और जब ये पैसा स्पेशली फॉरेन करेंसी या मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द ग्लोब होता है, तो इसके वॉल्यूम इतने ज़्यादा होते हैं कि लेट्स सपोज, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने इस तरह से कोई रेगुलेशन नहीं रखी, बाहर से जितना मर्जी पैसा आए, जितना मर्जी पैसा चाहे, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हमारे देश के दुश्मन चाहें तो एक ही दिन में हमारे देश की सारी स्टॉक मार्केट्स को क्रैश कर सकते हैं या इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि हमारी लोकल कंपनीज का नुकसान हो जाए। जब एक आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, लोगों का आपकी मार्केट से भरोसा उठना शुरू हो गया, यहां से सारी इन्वेस्टमेंट जानी शुरू हो जाएगी। इस लेवल तक का खतरा है कि एक दिन के अंदर आप पूरी की पूरी फना। इसीलिए फॉरेन करेंसी की रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। फिर दूसरा, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, जिनको आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चुन के आपने या तो उनको असेंबली में भेजा या पार्लियामेंट में भेजा है, या जिनको आपने आईएएस आईपीएस बनाया है, जो उनके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, जब वो करप्शन करते हैं
वो अगर अपना पैसा सारा बाहर ले जाना शुरू करेंगे तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर उनके पास कैश निकल रहा है या उनकी प्रॉपर्टीज, इंडिया के अंदर भी उन्होंने इस तरह की प्रॉपर्टीज बना रखी हैं जो फेयर तरीके से या बेईमानी से बनाई गई हैं, देश के हितों को बेच के बनाई गई हैं, तो आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप डीपली देखा जाए तो उन्होंने आम पब्लिक के हितों की प्रोटेक्शन की है। जी। अब मैं ये सुन रहा था, ओपोजिशन के कई लीडर और कई बड़े फेमस लॉयर ये बोल रहे थे इसका तो मिसयूज हो जाएगा। आप वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर किसी ने फ्लैट ऐसे करप्ट आदमी से ले लिया, राइट, और आपको नहीं पता है वो करप्ट है, अब ईडी आपके भी फ्लैट पे को जब्त कर सकता है, राइट। अब पॉइंट ये है कि ये एक डराने वाली बात है कि भाई एक लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है। अगर आपने व्हाइट में पैसे देके वो लिया है, राइट, और आपके नाम पे लीगली वो ट्रांसफर हो चुका है तो आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, तो इंक्वायरी के बाद वो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अब दूसरे बंदे की करप्शन की है तो करप्शन, तो इसका मतलब कि अगर आपको पता है वो करप्ट है और आप भी उसको इलीगल तरीके से ले रहे हैं या डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली ये बेसिकली डरना चाहिए करप्ट लोगों को, आम आदमी को इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जी सर, ऐसे ही एक बात और आई है कि 9 स्टेट्स जिसमें पंजाब और वेस्ट बंगाल भी शामिल है, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके उनके केसेस। देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है जी, और क्लियरली जो 9 स्टेट्स हैं ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं मोस्टली, और ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। पर अगेन इसके भी अगेंस्ट प्रोविजंस हैं अवेलेबल। अगर लेट सपोज वो केस कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को डायरेक्ट करती है तो देन स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वहां पे फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आप क्या छुपाना चाहते हैं, या आपको अगर आपको लगता है कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, यही एक रीजन होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि हम ए प्रायोरी परमिशन ना दें। मेरे को लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, इनका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, राइट। अगर आपको लगता है कि यहाँ का हर केस पहले हमारी पुलिस हैंडल करेगी और वो कॉम्पिटेंट है तो करे, पर जो लोग अपील कर रहे हैं, जो उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें से कोई कहता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर स्टेट अलाउ नहीं करेगी तो वो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लेंगे। सो देयर इज नथिंग मच दिस। ये आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं रहे हैं कि उनके ये छोटे छोटे एक्शन देश के लिए कितने डेंजरस हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों का, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उससे भरोसा उठा देंगे। ऑल इन ऑल, अगर आपका देश आज, मैंने एक दिन पहले भी आपको बोला था कि आप सोचो कि आज अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो आज से 10 साल पहले से आपको बेटर सर्विसेज मिलती हैं, फास्टर सर्विसेज मिलती हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं कि आप ऑनलाइन बैठे बैठे अपने काम कर सकते हो। अगर इनका आंसर सही है तो आप ये मान के चलो कि बेसिकली वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और गवर्नमेंट एजेंसीज की या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ रही है, उनकी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ रही है। मैं एक पासपोर्ट का एग्जांपल ले लें, हम उसके अलावा कई चीज़ें जो हम गवर्नमेंट के साथ डील करते थे आज हमें ऑनलाइन कर सकते हैं बड़े आराम से, हमें किसी ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ये जो एक कुछ इंडियन फोर्सेस, मतलब कि इंडिया के अंदर बेस्ड कुछ ऐसी एजेंसीज और कुछ फॉरेन बेस्ड एजेंसीज जो हमारे जो एक डेमोक्रेटिक ढांचा है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको वीक करने की कोशिश कर रही हैं। आम जनता को इस चीज को सोच समझ के एब्जॉर्ब करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कभी ईडी का मिसयूज नहीं हुआ होगा या कभी सीबीआई का मिसयूज नहीं हुआ होगा, बट द पॉइंट इज मोर और लेस, अगर आप ग्लोबली भी जाएं तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स दे वर्क क्वाइट ट्रांसपेरेंटली। अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सर, सैन फ्रांसिस्को में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है मंकी पॉक्स को लेकर। देखो, वहाँ के मेयर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। बेसिकली एज यू नो स्मॉल पॉक्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इन सर्टन गे कम्युनिटीज, वहाँ पे इसकी ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही है ग्लोबली। और शायद वहाँ पे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज हायर विच इज गे, तो इसके कारण वहाँ पे ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा हो रही है और वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। पर अगेन ये बड़ी अलग तरह की बीमारी है, इसमें हमें सावधान रहना है, राइट, एंड वी हैव टू बी केयरफुल। और ये थोड़ा सा इन टच से फैल रहा है, और बाकी गवर्नमेंट्स को, बाकी जो भी एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, और इससे बड़ा ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, जैसा उन्होंने कोविड में सफ़र किया है वैसा ना हो।
हालांकि इसकी उस तरह की ट्रांसमिशन नहीं होनी है, राइट। ये इट इज मोर ऑफ अ फिजिकली या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या आपने लेट्स से कि चादर के अंदर वायरस, या आपने भी वहीं पे लेट गए, तो ये उस तरह से फैलने वाली, इट इज नॉट लाइक कोविड। तो अगर आप इनके नंबर्स भी देखेंगे पिछले कुछ टाइम में, इट इज नॉट गोइंग एट दैट पेस। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पर मेरे को ये लगता है कि वैक्सीनेशन भी सोच समझ के करवानी चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस तरह से स्प्रेड करेगी जैसे कोविड स्प्रेड हुआ है। कोविड बहुत ही फास्ट पेस पे स्प्रेड हो रहा था। कोविड वाज अ वेरी वेरी कॉन्टेजियस डिजीज, वो बहुत फास्ट पेस पे स्प्रेड हो रही थी। वैक्सीनेशन भी हमें बिना सोचे समझे, बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो। अननेसेसरी पैनिक तो नहीं क्रिएट किया जा रहा। मेरे को लगता है कि ईमानदारी से इस चीज का भी होना चाहिए कि भाई जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो एजेंसी, अननेसेसरी पैनिक ना क्रिएट करें। एक डिजीज अलग तरीके की है, दूसरी डिजीज अलग तरीके की थी, राइट। तो रिस्पॉन्स भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हर बीमारी से अगर हम पूरी दुनिया को रोक के बैठ जाएंगे तो हम अपनी प्रोग्रेस ही बंद कर देंगे। जी सर, चाइना की बात हुई तो ताइवान की भी बात हुई हमारे पिछले एपिसोड्स में। ताइवान को लेकर चाइना ने यूएस को धमकी दी थी, उसके बाद यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट आपस में मिलने जा रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग की बात हुई है। देखो, कल ही यूएस और चाइनीज प्रेसिडेंट की फोन पे 2 घंटे की बातचीत हुई है। जी। यूएस की स्पीकर पेलोसी, शी वांट्स टू विजिट ताइवान, और चाइना ने बड़ा ही इस बार अग्रेसिव धमकी लगाई है। उन्होंने बोला है कि इफ यू विल प्ले विद फायर यू विल बर्न, मतलब कि इट विल एस्केलेट थिंग्स। बातें यहां तक हो गई, ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर पेलोसी का विमान ताइवान की तरफ जाएगा तो चाइनीज एयरफोर्स कहीं उसको शूट डाउन ना कर दे और वहां पे एक ग्लोबल वॉर ना हो जाए। और इस टाइम पे ये दुनिया, इन 2 बड़े देशों की लड़ाई, ये दुनिया की 2 सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, सबसे खतरनाक हथियारों से लैस है, न्यूक्लियर वेपनाइज्ड है, राइट। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और बेसिकली जान का खतरा बहुत बड़े लेवल का बन सकता था। जी। तो इसके लिए अमेरिका ने इमीडिएटली 2 आवर एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच, और उन्होंने एक बार मिलने का बनाया कि वी हैव टू मीट फिजिकली, और ये 5th कन्वर्सेशन है। और अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि पेलोसी विल गो अहेड विद हर विजिट और नॉट, और चाइना का क्या रिएक्शन होगा। इट हैज टू बी सीन। बट अगेन, कल हम एक बात कर रहे थे कि जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच के अंदर एक ओपेकनेस पड़ गई है। चाइना क्या कर रहा है, वो यूएस को नहीं बता रहा है कि वो वर्स्ट क्या करने को तैयार है, और यूएस नहीं बता रहा है कि वो चाइना के खिलाफ क्या करने को तैयार है। ये चीजें ना बहुत ही ट्रिकी हो जाती हैं, और इससे यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ बैकडोर डिस्कशंस नहीं करेंगी तो किसी भी दिन एक छोटा सा इंसिडेंट ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की कन्वर्सेशंस, स्टेटस को मेंटेन्ड हो, ताइवान का जो स्टेटस है वो भी मेंटेन्ड हो। पर प्रॉब्लम ये है कि चाइना इस वक्त बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट में है। उनके प्रेसिडेंट इस वक्त अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बनाने के लिए, उनकी नवंबर-दिसंबर में उनकी पार्टी की एक मेजर मीट होनी है इस देश रैंड में, जहां पे उनको लाइफ लॉन्ग के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं तो उनकी आखिरी टर्म होनी चाहिए थी आइडियली। तो इसका मतलब है कि ही वांट्स टू स्टे इन पावर फॉर लॉन्गर। सेकेंडली, दूसरी चैलेंज ये है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ताइवान को एक दिन चाइना से इंटीग्रेट करना है। तो जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर दिखाना चाहते हैं, जो लोकल ओपोजिशन होती है, जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो आपको पुश करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। और ऐसी भी अटकल लगाई जाएगी है कि बाय 2025 चाइना माइट बी इन दी पोजीशन टू टेक ओवर ताइवान। और अगर ऐसा होता है और यूएस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एज पर इट्स ओन, जो उनके अपने सेनेट में जो चीजें, जो उनकी कांग्रेस में जो चीजें उन्होंने डिसाइड कर रखी हैं, तो ग्लोबली ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन बनती जा रही है। जब इस तरह की रिस्की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, लोग सोचते हैं कि पैसे लगाएं ना, उससे फिर एक इकोनॉमिक ग्रोथ, पिछले 2 क्वार्टर में आप देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ यूएसए की नेगेटिव रही है, तो ऑफिशियली वो रिसेशन में आ चुके हुए हैं। अब वो हार्ड लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ये टाइम बताएगा, और इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है। जी सर, एक चाइनीज बोट श्रीलंका के लिए निकला है और भारत ने स्टेटमेंट दिया है कि वी विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट्स। देखो, इट्स गुड। एक वो बेसिकली सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस, यहाँ से सैटेलाइट को कैसे मैन्यूवर करना इंडियन ओशन से, उसके लिए निकल रहे हैं। और उन्होंने 2018 में जो पोर्ट था
वहाँ का जो श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट है वो चाइना के कब्जे में है। उन्होंने क्योंकि डेट नहीं पे किया और आज $1.5 बिलियन का डेट था और उसकी वजह से नाउ उनके पास वो 99 ईयर्स की लीज पे है। अब इंडिया ने पिछले एक साल में रफली $4 बिलियन श्रीलंका को दिए। अगर हम यही पहले से पहले से इस तरह के इनिशिएटिव लेते आज से 20-25 साल से, जब चाइना ने ही अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया था पिछले कुछ 15-20 सालों से, तो हम आज इस सिचुएशन में ना होते। तो उस पोर्ट की डेवलपमेंट का $1.5 बिलियन हम खर्च कर देते तो आज वो पोर्ट हमारा होता। बट अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज। और ये बेसिकली एक काइंड ऑफ 2014 में भी श्रीलंका ने चाइना की सबमरीन को वहां पे डॉक करने दिया था, तो तब भी इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक चाइना श्रीलंका के ऊपर बहुत ही अपना इकोनॉमिक प्रेशर बना चुका हुआ था। उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतनी घिरी हुई थी, क्योंकि एक मिली जुली सरकार बनती थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, और इस तरह से आसपास के जब इंडिया डिस्ट्रैक्टेड था तब हमारे आसपास चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा लिया। मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए शुक्रिया सर। इस तरह की जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।